Class, in the last class we have learned about the various types of salts that we were obtaining, and in that we learned that the salts were नॉर्मल सॉल्ट्स एंड एसिड सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स कौन से थे? जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं था, ठीक है, वो थे आपके नॉर्मल सॉल्ट्स। और जिस भी सॉल्ट में एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी हो जो कि रिप्लेसेबल हो, दैट वाज अवर एसिड सॉल्ट। ठीक है, अब बच्चे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच आर योर इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आपने पहले भी आई एम श्योर पढ़े होंगे। इंडिकेटर्स इंडिकेट्स, हमें बताते हैं वेदर द गिवन अननोन सैंपल of a liquid is an acid or a base, or is it neutral? ठीक है, so the first indicator in this case is litmus. So litmus is the one that is, if it is of blue color and if it is exposed to acid, then the blue litmus will turn to red. ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। यू शुड नो दैट लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है। लिटमस पेपर तो आपने 9th में भी यूज किया होगा। इसी का लिटमस पिगमेंट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है, दैट टेल्स अस whether the given unknown sample of the solution is an acid or a base. If it is an acid, then your blue litmus turns to red. This is your first indicator. Then the second indicator is methyl orange. Now, methyl orange, as the name is indicating, is orange in color, and when it is exposed to acids, when methyl orange is exposed to acid, या इसको इसके ड्रॉपलेट को अगर ऑरेंज कलर का ड्रॉपलेट को अगर हम एसिड में डालते हैं या एक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, और अगर कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, सो इफ द कलर ऑरेंज कलर चेंजेस टू पिंक, देन द अननोन सैंपल इज ऑफ एसिड। एंड देन थर्ड इज फिनोल्फ्थेलीन। नाउ फिनोल्फ्थेलीन क्या होता है? फिनोल्फ्थेलीन का अपना कोई कलर नहीं होता है। फिनोल्फ्थेलीन इज कलरलेस इन कलर, ठीक है, बट व्हेन इट इज एडेड टू एसिड, then there is no change in the color, that means it remains colorless, right? तो ये तीनों इंडिकेटर्स आपको समझ में आ गए। अब आते हैं बच्चे पीएच स्केल पर। P is for power, H is for hydrogen. पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो स्केल हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताए, दैट वी कॉल एज पीएच स्केल। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों? ये आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन इट हैज गॉट टू बी एसिड, और अगर हाइड्रोजन कम अमाउंट में है या नहीं है, देन इट हैज गॉट टू बी ईदर अ वीक एसिड और इट हैज गॉट टू बी द बेस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ये इंडिकेटर्स हैं, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलीन है, तो हमें इस पीएच स्केल की जरूरत क्या है? बच्चे इसमें एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो लिटमस होता है, लिटमस इज ओनली टू टेल अस whether it is an acid or a base। ठीक है, लिटमस से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जो गिवन अननोन सैंपल है वो एसिड है या बेस है। सेम इज द केस विद मिथाइल ऑरेंज एंड सेम इज द केस विद फिनोल्फ्थेलीन। तो पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस हुई? पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस ये है कि पीएच स्केल ना सिर्फ हमें ये बताता है कि जो गिवन सैंपल है वो एसिड है या बेस है, बल्कि वो हमें ये भी बताता है कि ये वीक एसिड है या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सो आपको पीएच स्केल में और लिटमस में डिफरेंस समझ आ गया। लिटमस हमें ये नहीं बताएगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सिर्फ हमें बताएगा कि एसिड है। पीएच नाम से पता चल रहा है ये हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता है।
पीएच स्केल के साथ ही हमारा एक और इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इन दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट से। ओके, नाउ दिस इज अ पीएच चार्ट। ठीक है, पीएच चार्ट क्या होता है बेटा? इस स्केल में नंबर 1 से लेके नंबर 14 तक वेरियस मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें सारी मार्किंग्स होती हैं। कलर नहीं होता है इसमें, तो कलर दिखाया हुआ है, उसमें कलर नहीं होता है। इट इज सिंपल फ्रॉम 1 to 14। ठीक, अगर एसिड है, अगर आपका अननोन सैंपल मान लो एसिड है, इफ इट इज एन एसिड, तो आपकी वैल्यूज कितनी आएंगी? आपकी वैल्यूज आएंगी 1 से लेकर 6 तक, यानी एनी वैल्यू which is smaller than 7. Any value which is smaller than 7 is going to be indicate an indicator of acid. ठीक है, and if you have any value which is more than 7, obviously वो कम से कम एसिड तो नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ वैल्यूज लोअर देन 7 बताऊंगी। all values which are less than 7 they indicate the presence of acidic substance। यहां तक आपका एसिड चलेगा। अब आते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट पर कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन से वाला है। बच्चे, जो इसमें 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 नंबर इंडिकेट्स द न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, जनरली जो हमारा प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसकी वैल्यू 7 होती है। ठीक, और कोई भी वैल्यू जो 7 से कम होगी उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन वेरी करेगी। जैसे जैसे हम 7 से दूर होते जाएंगे, यानी 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, तो जैसे जैसे हम 7 से दूर होते चले जाएंगे, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी। जब ऑब्वियसली जब पावर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करेगी तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? वो मिलेगा विद वैल्यू 1। यानी यहाँ पर जो वैल्यू 1 है वहां पर पावर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप 7 के पास जाएंगे, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 2, 1 के कंपैरिजन में 2 इज क्लोजर टू 7। 2 जो है वो ज्यादा पास है 7 के इन कंपैरिजन टू 1, तो ऑब्वियसली पावर ऑफ हाइड्रोजन 2 में कम हो जाएगी, 3 में और कम, 4 में और कम, और देखो 5 और 6 में तो और भी कम हो गई। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अगर कोई पूछे कि आपका वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो वीकेस्ट एसिड वो होगा जिसकी वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगी, यानी 6, 6.5, 6.7, 6.8 एंड सो ऑन। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? जो 7 से मैक्सिमम दूरी पर है, दैट इज जिसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ द पीएच स्केल वर्क। अब मैंने आपको बताया था एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं जो लिटमस की ही तरह हम ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में जैसे पीएच स्केल में तो आपकी वैल्यूज आती हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में वैल्यू नहीं आती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये कलर्स आते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर है, ये नंबर 4 का कलर है। अगर ऑरेंज है तो उसका मतलब है कि इट इज अ वीक एसिड। Similarly, if it is yellow, it means it is much more weaker acid. उसी तरह देखो, जैसे आप 6 की वैल्यू देख रहे हैं तो 6 में आप देख पा रहे हैं द कलर इज इवन मोर लाइटर एंड इट इज ऑलमोस्ट ग्रीन इन कलर। तो 6 की वैल्यू क्या हुई? 6 इज योर वीकेस्ट एसिड। 1 कैसा है? 1 की वैल्यू है आपकी रेड।
तो रेड कलर किसका है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का है। ठीक है, तो अगर हम पीएच स्केल के साथ साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो हमें नंबर से भी पता चल जाता है कि किसमें जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो मैक्सिमम है, और कलर से भी हमको पता चल जाता है। जो ग्रीन कलर है विच इज ऑफ 7, ये न्यूट्रल वैल्यू को इंडिकेट करता है। जो हमारी न्यूट्रल वैल्यू है दैट इज इंडिकेटेड बाय योर 7 इन नंबर। बाकी जो एसिडिक वैल्यू है वो आपकी ये रही। ठीक है, सो दैट इज इट। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग विद एसिड्स। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिस। व्हाट आर बेसिस? जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना ही होना चाहिए along with one non-metallic radical which should not be oxide। ठीक है, अब देखते हैं बेस क्या होता है। बेस इज ईदर अ मेटालिक ऑक्साइड, या तो ये कोई मेटालिक ऑक्साइड होगा। देखो जैसे यहाँ पे कॉपर, कॉपर क्या है? कॉपर इज अ मेटल। हियर कॉपर इज अ मेटल। और ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड, ईदर अ मेटालिक ऑक्साइड और अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। हियर इट इज मेटालिक हाइड्रोक्साइड। देखो ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड है ही। ठीक है, एंड थर्ड इज ammonium hydroxide. So here is your ammonium hydroxide। तो बच्चे तीन तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग बेस कह सकते हैं। पहला हो गया आपका मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा हो गया आपका मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और थर्ड हुआ आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तीनों आपको लर्न करने हैं। अब all these three types of compounds when reacts with hydronium ion, हाइड्रोनियम आयन मतलब किसी ना किसी एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियस है जब बेस है और एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ योर बेसिस। सो व्हाट आर बेसिस? either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide. So these when reacts with any acid, you can write they can react either with an acid or with a hydronium ion to form salt and water only. Such compounds we call as bases। ठीक है, अब आते हैं बच्चे, अब इनके अलग अलग डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है। लेट्स हैव अ लुक एट देयर सेपरेट डेफिनेशंस। देखिए व्हाट इज अ बेसिक ऑक्साइड? अ बेसिक ऑक्साइड विच कंटेन्स द आयन ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक क्या चीज होती है? बेसिक वर्ड हमेशा मेटल से लिंक्ड होता है। आपने बेसिक रेडिकल्स पढ़े हैं ना? बेसिक रेडिकल्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं। ठीक, सो बेसिक ऑक्साइड मतलब कोई भी पॉजिटिव रेडिकल और साथ में एक ऑक्साइड हो। बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड विच कंटेन्स आयन ऑक्साइड। ऑब्वियस है बच्चे, जब ऑक्साइड है तो ऑक्साइड तो होना ही है। And reacts with an acid to form salt and water only. So this is the definition of number 1, जिसमें हमने पढ़ा था metallic oxides होते हैं बेसिस में। दूसरे तरीके का हमने बेस क्या पढ़ा था? दूसरी तरीके का हमने बेस पढ़ा था बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, बेसिक मतलब पॉजिटिव आयन, और इस पॉजिटिव आयन के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव आयन होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। जैसे देखो इस केस में आप नजर आ रहा होगा, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो इट इज अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड which contains hydroxyl ion। ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड में ऑब्वियस हाइड्रोक्साइड आयन होगा, and will react with an acid to give
salt and water only. यहाँ पे देखो NaOH is reacting with acid to produce salt and water only. ठीक है, अब आते हैं बच्चे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच आर एल्कलीज. एल्कलीज भी आपने पहले पढ़ा हुआ होगा क्लास 7-8 में. व्हाट आर एल्कलीज? एनी बेस, कोई भी बेस, इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए. पहली चीज तो वो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए. कोई भी बेस अगर वो हाइड्रोक्साइड है, ठीक, and which is also able to dissolve in water. Very important point. जो आपका बेसिक हाइड्रोक्साइड है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, देन इट इज नोन एज एल्कलीज. ठीक, अब वाटर में डिसॉल्व होके वो करेगा क्या? वाटर में डिसॉल्व होके इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक, एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा. देखो यहाँ पे NaOH, aqueous लिखा हुआ है, aqueous मतलब water. NaOH when dissolved in water produces Na positive obviously, और साथ में एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा. ठीक, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा हाँ यहाँ देखो, हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी थी अभी. बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर ईदर मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, उसका ऑक्साइड. मेटल कैसा हो सकता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कोई भी. लेकिन उसके साथ में क्या होना जरूरी है? उसके साथ में होना जरूरी है एक ऑक्साइड. ठीक है, उसके साथ ऑक्साइड होना जरूरी है. जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन. ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारे बेसिस होते हैं दे आर ऑल्सो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स. तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स का भी सेम मीनिंग है. मेटालिक हाइड्रोक्साइड मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई भी एक मेटल, और साथ में ऑक्साइड की जगह क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोक्साइड. देखो मैंने सेम मेटल्स लिए हैं, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एंड सो ऑन. और थर्ड टाइप ऑफ बेस हमने क्या पढ़ा था? द थर्ड टाइप ऑफ बेस जो हमने पढ़ा था दैट वाज योर एक्वस अमोनिया. एक्वस अमोनिया क्या होता है? Aqueous ammonia is simply ammonia. Aqueous मतलब water. Aqueous means water. That means what? Ammonia. Ammonia dissolved in water. This is ammonia. When it is dissolved in water, we get a base called ammonium hydroxide. So here it is ammonium hydroxide. तो तीनों तरीके के यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Then let us talk of the difference between a base and an alkali. Yes, बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या होता है? बेटा एक बात को ध्यान रखना कि जो बेसिस होते हैं जरूरी नहीं है ऑल द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, बट इफ इट इज एन एल्कली, अगर एल्कली है, then the alkali, first thing it has got to be a basic hydroxide, यानी उसके पास एक पॉजिटिव आयन तो होगा, साथ में एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा. ठीक है, and it will also dissolve in water. Very important. And why will it dissolve in water? To produce hydroxyl ions as the only negatively charged ions. आपको याद होगा हमने एसिड की ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन पढ़ी थी, that acids when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ions, whereas alkalis are opposite to acids. Alkalis are basic hydroxides which when dissolved in water produces hydroxyl ions as the only negatively charged
आयंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, हियर इट इज। ठीक है, सो इन अ नटशेल आई कैन से दैट all alkalis that all alkalis are bases, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Why? जितने alkalis हैं वो सबके सब bases होते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सारे bases भी alkali होते हैं? No, all the bases are not alkalis. Why not? Because all the bases are not soluble in water. बहुत सारे ऐसे bases होते हैं जो water में dissolve नहीं करते. Let's have a look here. Here, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप ऐसे बेसिस का कम से कम 2 का नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आता है नेम 2 बेसिस विच आर नॉट एल्कलीज। तो ये रहे आपके वो बेसिस विच आर नॉट एल्कलीज। लेकिन देखो ये हाइड्रोक्साइड्स ये भी हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन से हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड and cupric hydroxide. They both are bases, but they are not alkalis. Why not? Because they are insoluble in water. दोनों के दोनों वाटर में insoluble हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, हियर इट इज। इट इज लेड ऑक्साइड। इस पर क्वेश्चन आता है बेटा इसमें एग्जाम में, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस एग्जाम्पल को। ये पीछे एक्सरसाइज में भी इस पर एक क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? देखो जो आपका लेड ऑक्साइड है, दिस लेड ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखने में बेस लग रहा है, ठीक है। सो जब बेस है तो अलोंग विद द एसिड दिस बेस मस्ट प्रोड्यूस व्हाट? क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? एक बेस है और साथ में एक एसिड है, तो क्या 2 चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए? एक तो इससे सॉल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और साथ में इसको वाटर प्रोड्यूस करना चाहिए ओनली। लेकिन ये इन 2 के अलावा और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग क्लोरीन। ठीक है, जबकि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी बेसिस की? दैट बेसिस व्हेन आर ट्रीटेड विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली। लेकिन आपके इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है? क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है। तो जब क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाई वी डू नॉट कंसीडर lead oxide as a base. Is that clear? Why lead oxide, even though is a metallic oxide, not considered as a base? That is because it is not only producing salt, lead chloride and water, but also chlorine gas. ठीक है, सो ये आपके रूल को फ्लाउट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं बच्चे बेसिस के इंडिकेटर्स के ऊपर, जो लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में अगेन अगर बेसिस के साथ आप लिटमस को ट्रीट करोगे तो योर लिटमस, इफ इट इज रेड इन कलर, इट विल टर्न टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज, द ऑरेंज कलर will turn to yellow, and phenolphthalein color will change to pink. यहां तक क्लियर हो गया? Litmus when treated with bases shows red color changing to blue, methyl orange turns to yellow, and phenolphthalein turns to pink. And how about the pH scale? देखो, let's have a look at the pH scale. pH scale में all the values above your 7 से ज्यादा जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं वो सब की सब आपके बेसिस को शो कर रही हैं। जैसे जैसे आप
7 से आगे की तरफ मूव करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब की सब आपकी बेसिस को शो करेंगी। जितना ज्यादा दूर होते जाओगे 7 से, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ता जाएगा। यानी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हुआ? 14, और वीकेस्ट बेस कौन हुआ? 8। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? 13, फिर उससे कम 12, उससे कम 11, 10, 9, और वीकेस्ट बेस कौन हुआ? 8। ठीक है, तो विच इज द वीकेस्ट एसिड? नंबर 6। एंड विच इज द वीकेस्ट बेस? नंबर 8। Which is the strongest acid? That is number 1. And which is the strongest base? Number 14.